आज मैं आप सभी को क्लास 10th हिस्ट्री के जो पहले चैप्टर का मैंने 2 पार्ट बना रखा है वीडियो, और यूट्यूब पे ऑलरेडी वो आ भी चुका है। आप लोगों ने शायद देख भी लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले उन दोनों पार्ट को देख लें। आज हमारा जो शुरुआत होने वाला है वो थर्ड के बारे में बताने वाला हूँ। पार्ट थर्ड जो है, जो हमारा तीसरा वीडियो है, ये इसका लास्ट वीडियो होगा और इससे हमारा पूरा चैप्टर जो है वो समाप्त भी हो जाएगा। तो जो हमारा इस चैप्टर में जो ये थर्ड पार्ट है, इसका पहला टॉपिक कहता है जर्मनी जो था, जो जर्मनी के साथ वार्तालाप चल रहा था या फिर जो दिक्कतें चल रही थी, क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? क्या सेना मतलब कि जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे सेना के द्वारा देशों के सरकार को चलाया जाता है। जैसे आप पाकिस्तान को देख लो, बहुत सारे ऐसे आर्मी बेस्ड देश हैं जहां पे सेना के माध्यम से उसके राष्ट्र के निर्माता सरकार अपना फैसला लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रश्न भी वही है कि जर्मनी क्या सेना राष्ट्र का निर्माता हो सकता है? क्या हमारे जो जर्मनी देश थे इसको सेना निर्माण कर सकता है? तो यहाँ पे आपको देखना है 1848 की बात है। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। 1848 के बाद क्या क्या हुआ है उसे देखना है कि यूरोप में, क्योंकि बातें सारी यूरोप के अंदर चल रही थी, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। मतलब कि लोग क्रांति जो हो रहा था, रेवोल्यूशन जो हो रहा था, उससे अलग हो रहे थे। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। मैं क्लास 9th में रूसी क्रांति में भी रूढ़िवादी के बारे में बताया था कि ये वो विचारधारा के लोग थे, रूढ़िवादी खासकर, जो बदलाव बिल्कुल ही नहीं चाहते थे। मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि कोई सा भी सिस्टम में बदलाव आए, और अगर बदलाव आता है तो वो बहुत ही धीरे धीरे होना चाहिए। पहले तो इन्होंने कह दिया कि मुझे बदलाव ही नहीं चाहिए, बाद में धीरे धीरे ये तैयार होते हैं कि चलो ठीक है, बदलाव करना चाहते हो समाज के अंदर तो धीरे धीरे करो। तो रूढ़िवादी जो लोग थे, मतलब रूढ़िवादी जो विचारधारा के लोग थे, वो अक्सर क्या करते थे? राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल करते थे, उस पे अपना रोटी सेकते थे। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है कि जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से इसे देखा जाता है जिससे जर्मनी और इटली, क्योंकि इटली के एकीकरण के बारे में भी आपको पढ़ना है। क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस में आपको इटली के एकीकरण और जर्मनी का बर्लिन दीवार, बहुत सारी चीजें हैं, सीट युद्ध, ये सब बहुत ही विस्तार से पढ़ना है। तो यदि आप अभी से इसको सही तरीके से समझ लोगे तो आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। तो जर्मनी और इटली एकीकृत मतलब दोनों को एक करने को लेकर और राष्ट्र राज्य बने, ऐसी भावनाओं का प्रचार चल रहा था। नेक्स्ट स्लाइड में कहता है, जैसा आपने देखा है कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्यापक था। मतलब कि राष्ट्र को लेके जो भावना जो होती है कि हमारा देश, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी भावनाएं, हमारे इतिहास, इस चीज को लेके ना देश के लोग ना गौरवान्वित होते हैं। मतलब उनको बड़ा प्राउड फील होता है। जैसे मैं अगर भारतीय हूं तो मैं भारत की वीर गाथाओं को सुन के बहुत प्राउड फील करता हूँ। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हुए हमारे भारत में, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे हैं ऐसे। मैं अगर नाम गिनाना शुरू करूं तो एक लंबा लिस्ट हो जाएगा। तो इन सब का नाम सुन के ना हम गौरवान्वित होते हैं कि कोई देश में ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को आजाद करवाने के लिए हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। तो ऐसे ही जो राष्ट्रवादी भावनाएं वहां थे वो मध्य वर्गीय जर्मन लोगों के अंदर काफी व्याप्त था। काफी व्याप्त कहने का मतलब है कि मध्य वर्गीय लोग ही इसको काफी एब्जॉर्ब करते थे। और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से समझिए कि ये जो मध्य वर्गीय लोग हैं, मध्य वर्गीय लोग मतलब बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं थे और बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं थे, मध्य वर्गीय फैमिली से थे ये। तो इन लोगों में काफी व्याप्त था अपने राष्ट्र को लेके विचारों के बारे में। और उन्होंने क्या किया? 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़ दिया। जो इलाके अलग अलग भागों में बटे हुए थे उनको जोड़ के एक बड़ा इलाका बनाया, और इस इलाके में इन्होंने संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। मतलब इन्होंने एक ऐसा जगह बनाया, ऐसा राष्ट्र बनाया, ऐसा राज्य बनाया
जहां पे जनता के माध्यम से सरकार चलाना था। जैसे कि हमारे भारत में भी होता है कि जनता क्या करता है, प्रतिनिधि को चुनता है, प्रतिनिधि सरकार बनाती है, तो मतलब फुल कंट्रोल जनता का ही होता है। ऐसा ही प्रयास किया था इन्होंने, मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। जो जार निकोलस द्वितीय था, या फिर उस समय फ्रांस के अंदर लुई 16वां था, और भी बहुत सारे राजा थे। ऐसे राजा क्यों चाहेंगे कि उनके समाज के अंदर ऐसी परंपरा आ जाए, ऐसी शक्ति आ जाए, ऐसे सरकार का निर्माण हो जाए जहां पे जनता ही सब कुछ हो। कोई चाहेगा? क्योंकि जब तक राजा था तो राजा तो अपनी मनमानी करता था, तानाशाही करता था, जो इच्छा होता था राजा का वही करता था। लेकिन उन्हें देखा कि यहाँ पे अब जनता के माध्यम से अगर पब्लिक, जनता जो है वो अपना सरकार चुनेगी, अब जनता के माध्यम से अगर सरकार चुना जाने लगा तो इस पे हक किसका होगा? जनता का होगा। पकड़ किसका होगा? जनता का होगा। मतलब यहाँ पे सर्वोपरि क्या हो जाएगा? पब्लिक हो जाएगा। तो कोई भी राजा या कोई भी फौज, क्योंकि फौज भी तो हैंडल कर रहा था वहां के राष्ट्रों को, तो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पे जनता का शासन आए। इसीलिए जो राजशाही था, जो राजा था और जो फौज थे, इन लोगों ने मिलके इनके इस प्रयास को खत्म कर दिया। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामी ने भी समर्थन किया। उसके पश्चात प्रशा के राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। अब देखिए, जो जमींदार थे, यहाँ पे प्रशा एक देश है, इसके बड़े भूस्वामी कहने का मतलब है बड़े बड़े जमींदार। वो भी क्यों चाहेंगे? क्योंकि जमींदारों को राजा से सहयोग मिलता था, राजा उनका फेवर करता था, भूस्वामी भी अपनी मनमानी करते थे, तो वो जनता के लिए क्यों सोचेंगे? तो ये सब मिलके इन्होंने क्या किया कि इनके इस प्रयास को, जनता के द्वारा चलाए जाने वाले शासन को मिलकर दबा दिया, खत्म कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड में कहता है कि उनका प्रमुख मंत्री जो था वो ऑटो वन था बिस्मार्क। ये पूरा नाम याद रखिएगा, ऑटो वन बिस्मार्क, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रक्रिया का जनक था ऑटो वन बिस्मार्क, जो था वही जो था वो इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशा की सेना, मतलब प्रशा की सेना जो थी और नौकरशाही की मदद ली। प्रशा की सेना का भी मदद लिया और नौकरशाही का भी मदद लिया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा को जीत हुई। अब प्रशा के पास जब इतनी शक्ति आ गई तो इन्होंने अलग अलग जगहों पर जाके युद्ध किया, जिसमें ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है और फ्रांस है। इन तीनों से युद्ध में जीत किसका हुआ? प्रशा का हुआ। और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। एकीकरण की प्रक्रिया कहने का मतलब है इनका आपस में जुड़ने का जो प्रक्रिया है वो पूरा हुआ। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, पहले तो क्या है कि प्रशा ने 3 जगहों से युद्ध जीता। पहले नंबर पे हमारे पास ऑस्ट्रिया है, दूसरे नंबर पर हमारे पास डेनमार्क है और तीसरे नंबर पे हमारे पास फ्रांस है। इससे तो इन्होंने युद्ध जीत लिया। इसके बाद जनवरी 1871 में क्या हुआ? वर्साय में हुए एक समारोह में, जब एक मीटिंग होता है, समारोह का मतलब होता है एक मीटिंग, प्रशा के राजा, प्रशा के जो सम्राट थे, जो राजा थे, विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। प्रशा के तो राजा थे ही और साथ ही साथ उनको जर्मनी का राजा भी बनाया गया। किसे बनाया गया? विलियम प्रथम को। कब बनाया गया? 1871 में, जब वर्साय में एक मीटिंग चल रहा था। अब हम बात कर लेते हैं इटली के बारे में। यहां से इटली जर्मनी की शुरुआत होती है, तो हम इटली के बारे में जान लेते हैं। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। जैसे आपने जर्मनी में देखा कि बहुत सारे युद्ध हुआ है, बहुत सारे लड़ाइयां हुई हैं, बहुत सारे मत थे, अलग अलग सोच था, ऐसा ही कुछ इतिहास इटली में भी देखा जाता है। ये लंबा विखंडन का एक इतिहास रहा है। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। मतलब यहां ध्यान समझिए कि इटली जो है वो अलग अलग समाज में बटा हुआ था, अलग अलग जाति धर्म में बटा हुआ था, मतलब बहुत अलग अलग भागों में बटा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। अब यहां समझ लीजिए कि जब हम बात करेंगे 19वीं सदी की, उस समय
अगर इटली को देखा जाए तो इटली उस समय भी 7 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, अलग अलग 7 राज्यों में 19वीं सदी में भी इटली बटा हुआ था। इसके अलावा केवल एक सार्डिनिया पिडमोंट में एक इतावली राजघराने का शासन था। अब देखिए इसमें से केवल एक सार्डिनिया, ये सब जगह का नाम है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि 7 अलग अलग राज्यों में ये बटा हुआ था, ऐसे ही पिडमोंट और इतावली राजघराने के शासन के अंतर्गत आता था। क्योंकि बहुत अलग अलग भागों में बटा हुआ था तो कई बार अलग अलग कबीले शासन करते थे, कई अलग अलग मुखिया शासन करते थे। तो इस तरह से एक लंबा इतिहास इटली का भी देखा जाता है जर्मनी की तरफ, बहुत लंबा विखंडन इसके अंदर भी देखा गया है। इटली का जो उत्तरी भाग है ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था। यह भी एक प्रकार का समुदाय है, नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यह भी एक प्रकार का समुदाय है जो कहीं ना कहीं वहां पे शासन करता था। तो उत्तरी भाग जो ऑस्ट्रियाई जगह था वो हैब्सबर्गों के अधीन था, मतलब ये इसको कंट्रोल करते थे। मध्य इलाकों पर पॉप का शासन था, पॉप भी एक प्रकार के समुदाय हैं। और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन में बुर्बो राजाओं, जैसे कि आपको पता है कि लुई 16वां जो था वो भी बुर्बो राजवंश का ही था, तो बुर्बो राजाओं के अधीन हुआ करता था। इतावली भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया है। यहाँ पे इतावली भाषा को भी मतलब बहुत ज्यादा विकास वहां पे देखने को नहीं मिला और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग अपने हिसाब से भाषाओं का इस्तेमाल करना, अलग अलग जगहों पर अलग अलग इलाकों पे, जैसे कि कुछ जगहों पर हैब्सबर्ग थे, कुछ जगहों पर पोप थे, कुछ जगहों पर जैसे कि बुर्बो राजा वगैरह थे। तो ये सब इनके कंट्रोल में पूरा इटली जो है वो 7 भागों में तो बटा हुआ था। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर इनका आधिपत्य था, इनका अधिकार हुआ करता था। 1830 के दशक में जियोसिपे मेत्सिनी ने एकीकृत इतावली गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। अब यहाँ पे जो टॉपिक है उसमें आपको जियोसेप्पे मेत्सिनी का नाम याद रखना है, क्योंकि इन्होंने इटली के एकीकरण में, उसको इकट्ठा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और उन्होंने अपना विचार प्रकट किया कैसे इटली यहाँ पे जो अलग अलग भागों में बटा हुआ था, 7 अलग अलग राज्यों में टूटा हुआ था, उसको एक किया जाए। देखिए इसके लिए इन्होंने क्या किया, अपने उद्देश्यों को अच्छा से मतलब कि जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए या फिर कहिए इटली को एकीकृत करने के लिए इन्होंने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया। यंग इटली जो है एक प्रकार का संगठन है जिसमें लोगों को जोड़ा जाता था और इसके माध्यम से इन्होंने ये सोचा कि हम इटली को एकीकृत करेंगे। लेकिन ये जो संगठन है ये गुप्त था, सबके सामने में नहीं था, चोरी छुपे इसका काम चल रहा था। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर एमेनुएल द्वितीय पर आ गई। जब वहां पे क्रांतिकारी, ये जो यंग इटली था इसके जो क्रांतिकारी थे, इसके अंदर जो लोग रहते थे वो क्रांतिकारी ही थे। जब इनकी असफलता हुई तो उसके बाद इटली को एक करने की जो जिम्मेदारी है वो सार्डिनिया पिडमोंट के शासक मतलब वहां के राजा विक्टर एमेनुएल द्वितीय पर आ गई। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नजरों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। ये ऐसा मानते थे कि अगर इटली को एकीकृत कर दिया जाए, जो 7 भागों में इटली अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है, तो इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावना लाएगा। मतलब उनके मतलब कि उनके जो आर्थिक स्थिति थी उसमें सुधार आएगा, कई प्रकार से उनके बिजनेस व्यापार बढ़ेंगे, पैसे कमाने के तरीके बढ़ेंगे और इसके अलावा जो उनकी राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, उसमें भी काफी सुधार देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे मुख्य रूप से जियोसेप्पे मेत्सिनी और इनके जो द्वारा बनाया गया ग्रुप यंग इटली, और जब इनकी असफलता हुई तो सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने जो काम किया है उसके बारे में जानना था। नेक्स्ट स्लाइड में कहता है मंत्री प्रमुख जो कावूर थे, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से इटली जो है उसके एकीकरण का ही बात चल रहा है, क्योंकि वो 7 भागों में टूटा हुआ था। तो कावूर ने क्या किया था कि इनको एकीकृत करने वाले जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किया। ना तो एक क्रांतिकारी था, वो क्या था, जो कावूर था वो क्रांतिकारी भी नहीं था,
और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था, मतलब कि जनता के द्वारा होने वाले शासन में वो विश्वास भी नहीं रखता था। इतावली अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतावली भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था, फिर भी इनका समर्थन करता था। फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि जिसके पीछे काबूर का ही हाथ था। काबूर बहुत ही होशियार था, जैसे हम अपने भारत में कहते हैं ना कि चाणक्य जो थे वो बहुत ही कूटनीतिक थे, ऐसे ही काबूर जो थे वो भी बहुत ही मतलब होशियार और चतुर थे, क्योंकि फ्रांस से जो सार्डिनिया पिडमोंट की एक संधि हुई थी उसमें बहुत ही चालाकी से इन्होंने उस संधि को कंप्लीट करवा दिया था। सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब भी हुआ। ऑस्ट्रियाई की जो सेना थी इसको हराने में भी ये कामयाब हो गए, क्योंकि एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे, मंत्री प्रमुख भी थे, होशियार भी थे, शक्तिशाली थे, बलवान थे, और फिर उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाबी हासिल किया, सफलता हासिल किया। अब हम बात करेंगे ब्रिटेन की अजीब दास्तान। अब ब्रिटेन की भी बात कर लेते हैं, हमने इटली की बात कर लिया है, हमने जर्मनी का बात कर लिया है, अब हम ब्रिटेन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया था कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या फिर आदर्श ग्रेट ब्रिटेन ही है, मतलब ग्रेट ब्रिटेन जो है वो सबके पैरामीटर के ऊपर सही बैठता है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का जो निर्माण अचानक हुआ था, इससे कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, मतलब ब्रिटेन ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, अपने आप को सही तौर पे, सही तरीके पे, सही प्लेटफॉर्म पे लाया, लेकिन यहाँ पे कोई क्रांति व्रांति का वो उथल पुथल नहीं था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। 18वीं सदी के पहले, मतलब 18वीं सदी से पहले की अगर हम बात कर ले तो ब्रिटानी राष्ट्र था ही नहीं, मतलब ब्रिटेन कोई राष्ट्र नहीं था। ब्रिटानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान निर्जातीय थी। ये क्या करते थे, जो ब्रिटानी थे यहाँ पे द्वीप समूह में, मतलब कि जो द्वीप होता है नदियों के बीच, समुद्र के बीच में जो जगह खाली होती है, उसमें कौन कौन से लोग रहते थे, अंग्रेज रहते थे, वेल्स रहते थे, स्कॉट रहते थे, आयरिश रहते थे। ये सब एक प्रकार की जाति है और ये निर्जातीय कहलाती थी। इन सभी जातीय समूह की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। मैं जितने भी चीजों की बात कर रहा हूं, चाहे वो हम अंग्रेज की बात करें, वेल्स की बात करें, स्कॉट की बात करें, आयरिश की बात करें, इन सब का अपना संस्कृति हुआ करता था, अपनी परंपराएं हुआ करती थी, और ये सभी कहीं ना कहीं अपनी अपनी ही संस्कृति और परंपराओं को मानते थे। तो ये अलग अलग लोग सब कहाँ के थे, ये सब ब्रिटानी थे। और आदर्श ग्रेट ब्रिटेन इसमें एक लंबी अवधि में चलने वाला एक कह सकते हो कि प्रेरणा था, जिसके कारण यहाँ पे एक आदर्श ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ था। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र का धन, दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुआ, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। जैसे जैसे ये मतलब आप कह सकते हो कि पैसे वैसे कमाने लगे, इनके अंदर पूंजी आने लगा, पैसे कमाने लगे, तो ये सत्ता में वृद्धि हुई, मतलब ये अपने आप को एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए और फिर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में भी इनको सफलता हाथ लगी। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी, मतलब राजा के द्वारा जो शासन होता था, इस राजा के गद्दी पर बैठे व्यक्ति जिसको राजा कहते थे, इससे पावर को छीन लिया गया। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड के बारे में हम बहुत भली भांति जानते हैं। तो क्या हुआ कि 1688 में राजतंत्र से ताकत को छीन लिया गया, राजतंत्र से जो पावर था, जो राजा के पास शक्ति था, उसे छीन लिया गया और फिर संसद के माध्यम से यहाँ पे शासन सत्ता को प्रभुत्व में लाया गया। और फिर इसी के केंद्र में इंग्लैंड भी था, जो बहुत ही फेमस है क्योंकि यहीं पे ज्यादातर अंग्रेज का निवास स्थान हुआ करता था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। यूनाइटेड किंगडम को ही हम इंग्लिश में यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच क्या बना, एक्ट ऑफ यूनियन बना। कब बना, 1707 में बना। और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फिर यहाँ पे गठन हुआ, अर्थात निर्माण हुआ।
और इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। मतलब इंग्लैंड जो है वो स्कॉटलैंड पे अपना प्रभुत्व मतलब अपना फैसला थोपने लगा। इसके बाद ब्रिटानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा, अपना वर्चस्व ये बना रखे थे वहां पे। एक ब्रिटानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीकों से दबाया गया। मतलब कि जो स्कॉटलैंड के अंदर जितनी भी चीजें पहले से चल रही थी, जो भी व्यवस्था चल रहा था, जो भी सरकारें चल रही थी, जो भी उनका यूनियन चल रहा था, उसको एक मतलब कि बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, उसको दबा दिया गया। और ये किसने किया? और ये किया आपको यहाँ पे यूके जो आपको दिख रहा है कि आप इंग्लैंड भी कह सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम भी कह सकते हैं, ग्रेट ब्रिटेन भी कह सकते हैं, बड़े ही योजनाबद्ध तरीकों से इनको दबा दिया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आजादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। देखिए, जबरदस्त दमन का मतलब क्या होता है कि जबरदस्ती मार पीट करके, मर्डर सडर करके उनको दबा देना। स्कॉटिश हाईलैंड के निवासी मतलब यहाँ रहने वाले लोग, मतलब जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी स्वतंत्रता की बात की, जब भी अपनी आजादी की बात की, जब भी अपने फ्रीडम की बात की, तो इनको यहाँ पे जबरन मार पीट के दमन का सामना करना पड़ा, झुका दिया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गेलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की भी मनाही थी। ये अपनी भाषा तक नहीं बोल सकते थे, ये अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, ये इनकी जो संस्कृति में इनकी जो पहचान थी उनको नहीं बना के रख सकते थे। इनको इतना भी छूट नहीं था कि ये अपने पोशाक को पहन सके जो इनके पूर्वजों ने, जो इनके शैली में था, वो पोशाक को पहनने की भी आजादी नहीं थी, मनाही थी। मतलब ये पहन नहीं सकते हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वेतन छोड़ने पर भी मजबूर किया गया। जो सैलरी था, जो गवर्नमेंट जॉब के एवज में जो पैसे मिलते हैं, ये भी इनको छोड़ने के लिए मजबूर किया गया मारपीट करके, या फिर और भी बहुत सारे अन्य तरीके होते हैं जिसके माध्यम से स्कॉटिश हाईलैंड के निवासी जिन कैथोलिक कुलों के लोगों को कई प्रकार की घटनाओं या फिर कह सकते हो परेशानियों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी बड़े ध्यान से समझना है। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान होता है, चाहे वो कहीं का भी राजा हो या कहीं का शासक हो। जब उसे एक मूर्ति बना के रूप में अगर बताना हो या फिर चित्र के रूप में बताना हो, या फिर मूर्ति वही हो गया, पत्थर से बना लो या फिर मिट्टी से बना लो, अलग अलग तरह की चीजों से मूर्ति बनाए जाते हैं। तो अभिव्यक्त करने का मतलब होता है उसको बताना, वो आसान है। किंतु एक राष्ट्र का मतलब चेहरा कैद कैसे किया जा सकता है? एक राष्ट्र को अगर बताना पड़े, एक देश को अगर बताना पड़े, तो कोई उसको इमेज के माध्यम से नहीं बता सकता, कोई मूर्ति चित्र के माध्यम से नहीं बता सकता। 18वीं और 19वीं सदी के कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। जो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, 18वीं सदी और 19वीं सदी, यहाँ पे जितने भी कलाकार थे, जितने भी आर्टिस्ट थे, इन्होंने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न का हल निकाला। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूं चिन्हित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। जैसे हमारे भारत को ही ले लो, भारत माता के रूप में किसी न किसी को पूजते हैं, पूजा करते हैं, कहते हैं हमारी माँ है, ये हमारी धरती है। ऐसे ही उस समय के कलाकार ने उन देशों में एक व्यक्ति के रूप में उनके देश की पहचान दिलाई, जिससे लोगों को राष्ट्र भावना एकत्रित करने में बहुत ही आसानी होता था। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। हमारे भारत को देख लीजिए, हम भारत को माता की तरह मानते हैं। ऐसे ही कहा जाता है कि जब उस समय पहचान दिलाया जा रहा था कलाकारों के माध्यम से 18वीं सदी और खासकर 19वीं सदी में, तो नारी भेष में दिखाया जा रहा था, प्रस्तुत किया जा रहा था। जैसे कि राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी के रूप में चुना गया, वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। हमारी भारत माता के बारे में जैसे पहचान दिलाई जाती है, तो कि ये तो एक हमारा सोच है ना, ये एक हमारा कल्पना है, कोई ऐसी महिला तो थी नहीं। तो उसी रूप में ये थी, ये कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, ताकि लोग अपने देश के प्रति
भावना जगे, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गया। चाहे हम भारत, बार बार हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में हम जो है वो महिला के रूप में ही अपने देश को देखते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे उनको महिला की छवि के रूप में बनाया गया, पहचान दिलाया गया, ताकि देश के सभी व्यक्ति को अपने देश के प्रति लगाव हो। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया था। हम जब फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे थे तो उस समय भी वहां के कलाकारों ने अपने देश के अंदर भावनाओं को उत्पन्न करने के लिए, लोगों के बीच में मैत्री संबंध को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं नारी रूपक का प्रयोग किया। इस आदर्शों को विशेष वस्तुओं, प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी हुई जंजीर थी, जो फ्रांस की क्रांति के दौरान हमने पढ़ा है। और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई हो और वह तराजू लिए हुए होता है। हमारे भारत में भी आपने देखा होगा कि न्यायपालिका के अंदर आंखों में पट्टी वगैरह बंधा होकर और हाथ में तराजू होता है। ये सब किस चीज का साइन है? ये सब यही साइन है कि हमारे यहाँ इंसाफ जो है वो सही तरीके से हो, और आमतौर पर ये महिलाओं के प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में ही दर्शाया जाता है, क्योंकि देश में कहीं ना कहीं देश के अंदर एकता लाने के लिए महिला का ही रूप लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें महिलाओं को ही देश के प्रतीक के रूप में चुना गया है। बात करते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, मैं इंपोर्टेंट लिख देता हूं क्योंकि एग्जाम में अक्सर राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद पूछा जाता है। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। जब हम शुरुआत की बात कर लें, इस सदी के पहले, मतलब कि शुरुआती समय में, स्टार्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, तो जिस प्रकार के यहाँ पे उदारवादी भावनाएं थी, आदर्शवादी भावनाएं थी, राष्ट्रवादी भावनाएं थी, वो 19वीं सदी के अंतिम चौथाई तक उतना देखने को नहीं मिल रहा था। अब जो राष्ट्रवाद है वो सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया, बहुत ही छोटा सिद्धांत बन गया। लोगों के विचार यहाँ पे बहुत कम होते हुए दिखाई दिए, और इसी बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए। मतलब कि एक दूसरे के पीछे वो वफादार नहीं रहे, अपने अपने कामों में बिजी होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और ये क्या होता है कि एक समूह दूसरे समूह से लड़ाई झगड़े करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जितने भी लोग थे उनको राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। उन्हें प्रलोभन दिया गया, लोभ दिया गया, उन्हें तरह तरह के लुभावने वादे किए गए और उनसे अपना कार्य निकलवाया गया। मतलब ये अपनी रोटी सेक रहे थे उन लोगों की भावनाओं के साथ खेल के। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। यहाँ पे बाल्कन क्षेत्र और बाल्टिक क्षेत्र भी आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बाल्कन क्षेत्र को देख लेते हैं कि 1871 के बाद यूरोप में जो तनाव का क्षेत्र था या स्रोत था वो बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नताएं थी, मतलब कि प्रकृति ने भी अलग अलग प्रकार से यहाँ के भौगोलिक क्षेत्रों को बनाया, और साथ ही साथ जाति भी यहाँ पे अलग अलग था, अलग अलग जाति के लोग थे। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हजारगोविना, स्लोवानिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो शामिल थे। ये अलग अलग जातियों का नाम है, जो अलग अलग जाति यहाँ पे रहते थे। कहां? बाल्कन क्षेत्र में। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। यहाँ पे जितने भी मैंने जातियों के नाम लिया है, इन सभी को एक ही नाम से पुकारा जाता था, जो नाम है स्लाव। सबको स्लाव कहा जाता था। लेकिन जब ये अपने क्षेत्र में आते थे तो ये यहाँ पे यूनान, अल्बेनिया, बुल्गारिया, अलग अलग जातियों से एक दूसरे को पहचान जानते थे। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। यह भी एक नंबर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि बाल्कन जो क्षेत्र था इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के क्षेत्र में था। बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई।
जब ऑटोमन साम्राज्य यहाँ पे खत्म होने लगा, मतलब उसका नाश होने लगा, तो वहां की परिस्थितियां बहुत ही विस्फोटक हो गई। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहा, किंतु इसमें उसे बहुत कम सफलता मिली। जब अपने आप को ऑटोमन ने मजबूत करना सोचा, अपने राज्य को आधुनिक बनाना सोचा, कुछ नई नई गतिविधियां और फैसले लेना चाहा, तो वो उसमें असफल हो गया, कम सफलता मिली उसे, बहुत ज्यादा इसमें सफलता हाथ नहीं लगी। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उनके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। जो ऑटोमन साम्राज्य के अंदर अलग अलग समाज था, या फिर कह सकते हैं अलग अलग राज्य था, धीरे धीरे वो ऑटोमन से निकलकर खुद को एक स्वतंत्र देश बनाना शुरू कर दिया। बाल्कन लोगों ने आजादी या राजनीतिक अधिकारों को, अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वो कभी स्वतंत्र थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको गुलाम बनाया गया और आज वो फिर से वापस स्वतंत्र हो चुके हैं। किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। इसके बाद फिर से उनको विदेश की शक्तियां, जैसे भारत को किया, इंग्लैंड वालों ने अपने अधीन कर लिया, इन लोगों को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आजादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। वो फिर से संघर्ष करना शुरू कर चुके थे। तो यहाँ पे ये जो पूरा चैप्टर है ना, वो समाप्त हो गया है। पूरे चैप्टर में 3 पार्ट बने हैं, तीनों पार्ट के वीडियोज आ चुके हैं। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।